मेरे साथ वेटरन जर्नलिस्ट दुबे साहब हैं और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन वो आज मेरे साथ दिन भर आज हम लोग ने घुमा, पुरी और कोणार्क वगैरह गए। सर, इसके पहले भी आप उड़ीसा आ चुके हैं। उड़ीसा को लेके आपका जहन में क्या पिक्चर है सर? मुझे उड़ीसा बहुत पसंद है और एक ख़ास वजह ये भी है कि मेरे करियर की शुरुआत उड़ीसा से हुई, कालाहांडी से हुई। मुझे अच्छी तरह याद है 1985 में एमजे अकबर और एक बहुत ही सीनियर यहाँ के जर्नलिस्ट एसपी नंदा और हम सब कालाहांडी गए थे। वो मेरे करियर की शुरुआत थी 1985 में और तब से लेकर अब तक मैं पूरा उड़ीसा ऊपर से नीचे तक घूम चुका हूँ। मुझे बहुत लगाव है उड़ीसा से। वहाँ के जो लोग हैं मुझे बहुत भले लगते हैं उड़ीसा के लोग। और मैं इतना कहूँगा कि मैं उत्तर भारत से आता हूँ, दिल्ली से, और वहाँ कुछ खामखा का एग्रेशन होता है जो मुझे यहाँ नहीं मिलता। सर, अभी आपका एक टॉक शो है सर, दी वेयर में, जनगण मन की बात, और इसके पहले आप टेलीविज़न में एक बहुत बड़े रोल प्ले करते थे। आपका जो डिफरेंट शोज था दूरदर्शन में आपके लिए या एनडीटीवी में जो आपका शोज आता था, तो वो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जाता है मतलब टेलीविज़न हिस्ट्री में। तो अभी आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग मीडियम से अभी आप जो डिजिटल मीडियम में जो आए हुए हैं, तो क्या ये ट्रांजिशन कैसे आपको लगता है सर? एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन एनरिचिंग द जर्नलिज्म इन इंडिया? देखिए, मैं कभी भी अपनी मर्जी से टेलीविज़न ना छोड़ता। पिछले 3.5 साल से मुझे बाहर रखा गया मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कतई आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया की पहुंच और असर इतना ज़्यादा है। ये मुझे जनगण मन की बात करने के बाद महसूस हुआ। मुझे बाहर क्यों रखा गया है? बहुत वायदे हुए, कम से कम में तो 10 चैनल्स की तरफ से ऑफ़र भी आए, लेकिन आखिरी मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो गया और वो बात नहीं बनी। मेरी फितरत में नहीं है कि मैं कहीं काम मांगने जाऊं या किसी के दरबार में जाऊं। तो जब ये ऑफ़र मेरे पास आया द वायर का, तो मैंने इसे एकदम मंजूर किया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मंजूर किया। और इसकी जो पहुंच है वो टेलीविज़न से कहीं ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीविज़न का जो कार्यक्रम होता है वो डेटेड होता है, वो कुछ अरसे के लिए होता है। ये जो मैं वायर के लिए करता हूँ ये डेटेड नहीं है, ये महीनों महीने सालों साल बना रहेगा। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसकी पहुंच इतनी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। सर, आपने एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया कि आप जैसे जो वेटरन ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोगों को जब टेलीविज़न इंडस्ट्री से दूर रखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक कंस्पायरेसी है, लगता है आपको, कि एक वेटरन जर्नलिस्ट को जो कि ब्रॉडकास्ट मीडियम में बहुत अच्छा कर रहे थे, आपका परफॉर्मेंस को बेंचमार्क माना जा रहा था, आपको दूर रखा जा रहा है। इसके पीछे क्या फितरत हो सकता है सर? कि पहली बात तो ये एलिगेशन नहीं है, ना ही मैं इसे कॉन्स्पिरेसी मानता हूँ। मुझे लगता है कि 3.5 साल पहले तक जितने भी चैनल्स थे, न्यूज़ चैनल्स, दे वर ड्रिवन बाय द एडिटर्स। उनको संपादक लोग चलाते थे, अब मालिक चलाते हैं और मालिकों के अपने अपने हित हैं। और जो मैं अपनी बेबाकी से बात करता हूँ वो उन्हें सूट नहीं करता। इसमें कोई एलिगेशन या कॉन्स्पिरेसी नहीं, ठीक है सर। और इसमें आगे बात नहीं करेंगे सर। और 2-3 क्विक क्वेश्चन है सर। आप उड़ीसा में पहले आ चुके हैं, जीबी पटनायक से मिले हुए हैं, उनके इंटरव्यू लिए भी थे, बिजू पटनायक से भी मिले थे, और उनका पॉलिटिकल एनालिसिस भी किए थे, और अभी नवीन पटनायक जी को भी आप देख रहे हैं। तो ये जो 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, सक्सेसिव 3 चीफ मिनिस्टर्स, इसमें आप पॉलिटिकल ये लोगों का जो काम है, इसमें क्या आप फर्क देखते हैं? और नवीन पटनायक को आज का डेट में इंडियन पॉलिटिक्स में कहाँ हद तक देखते हैं जिससे कि उड़ीसा को कुछ लाइमलाइट मिला हो? देखिए, जेबी पटनायक साहब से तो मैं पहली दफ़े मिला था सन 85 में, और वो इस तरह से मिला था कि कालाहांडी में एक महिला थी बोनीता, उनको बेचा गया। उनकी एक भाभी, फानस फूंजी उनका नाम था। तो फानस फूंजी बहुत गरीब थी, उनके आदमी काम ढूंढने के लिए बाहर गए थे, 3 साल से वापस नहीं आए थे, और एमजे अकबर मेरे साथ थे। एमजे अकबर ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखी थी, बोली थी
that hunger, always at the doorstep, now entered the home. भुखमरी जो हमेशा दहलीज के इर्द गिर्द मंडरा रही थी, अब घर में प्रवेश कर गई। तो फानस पूंजी ने अपनी ननद बोनिता को बेच दिया, ये खबर हमें मिली। जेबी पटनायक साहब ने राजीव गांधी जब यहाँ पर आए, उनको ट्रांसलेट करके बताया कि बेचा नहीं, शादी की। तो फिर हम सब यहाँ कालाहांडी पहुँचे और उससे पूछा फानस पूंजी से, तो फानस पूंजी ने कहा कि हाँ मैंने बेच दिया है और कर भी क्या सकती थी। फिर हम बोनिता के गांव गए तो जिस शख्स ने उनको ख़रीदा था वो उनको आंखों से दिखता नहीं था ढंग से, तो वो बोले कि नहीं मैं पूरा ध्यान रखूँगा, ख्याल रखूँगा वगैरह। तो पटनायक साहब ने एक गलत बयानी करी थी इस वक्त, जेबी पटनायक। एक तो मुझे वो याद है और उसकी बिना पर हमारी स्टोरी के आधार पर उनका इस्तीफा भी मांगा गया था, सन 85 की बात है। उसके बाद बीजू पटनायक साहब से कोई फिक्स्ड इंटरव्यू नहीं था, वो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर अचानक मिल गए। वो बैठे हुए थे एक एनक्लोजर में, तो मैं उनके पास गया, मैंने अपना परिचय दिया उनको कि मेरा नाम सो एंड सो है और मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप भुवनेश्वर पहुँचिए। और फिर मैं गया सेक्रेटेरिएट, वहाँ मैंने उनसे इंटरव्यू किया। नवीन पटनायक को मैं कुछ दफ़े दिल्ली में मिला हूँ, सोशल सर्किट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। मेरा ये मानना है कि बीजू पटनायक तो जैसे वो बोलते हैं ना, लौह पुरुष उड़ीसा के रहे हैं, ठीक है। नवीन पटनायक जो हैं उनकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं और उनका जो आउटलुक है बड़ा मॉडर्न है। मजबूरी रही होगी सियासी या राजनीतिक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाई, बाद में अलग हो गए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं उनमें पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से नवीन पटनायक सबसे पहले आते हैं। सर आखिरी में 2 सवाल है मेरा सर। मोदी जी जिस ढंग से इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, उनको अनस्टॉपेबल बोला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यूपी, उसके बाद गुजरात और अभी फिर जो आने वाले निर्वाचन वगैरह जो हैं स्टेट्स के, क्या 19 में जो इलेक्शन है, आपको क्या लगता है जिस ढंग से लोगों को तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं, जो जिस ढंग से लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, सामानों के, खाने के सामान के दाम बढ़ रहे हैं और इधर व्यापारी भी हाहाकार में हैं, एक ढंग से देखा जाए कुछ कॉरपोरेट ही कुछ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश को ये मानना पड़ रहा है कि ये जो खाई जो बनाया गया था यूपीए के द्वारा, वो एनडीए उसको भरेगा, अच्छे दिन आएंगे, लोगों के अंदर में बहुत सी चीज है। तो एज लॉन्ग एज द टावरिंग ऑफ द सफरिंग ऑफ द पीपल आर ग्रोइंग, एट द सेम टाइम द पीपल आर एक्सपेक्टिंग अच्छे दिन एंड मोदी इज बिकमिंग अनस्टॉपेबल। हाउ डू यू सी द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इट? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मानना है कि देश की जनता मोदी साहब को पूरा मौका दे रही है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्यों के स्तर पे भी। जब 2019 के चुनाव आएंगे उससे पहले अगले साल 8 राज्यों में चुनाव होंगे, ठीक है ना। आपके मध्य प्रदेश में होने हैं, राजस्थान में होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं, त्रिपुरा में होने हैं, मेघालय में होने हैं, ये जितने भी राज्य हैं। अब उनमें जीतते हैं नहीं जीतते मैं नहीं जानता, लेकिन देश पूरा मौका उनको दे रहा है कि आप पूरी सत्ता लीजिए, केंद्र की भी और राज्यों की भी, लेकिन कुछ करके दिखाइए। अगर पूरी सत्ता देने के बावजूद सन 2019 में मोदी साहब के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बल्कि वो फैसले हैं जो गलत साबित हुए हैं, तो जिन लोगों ने सत्ता दी है और दे रहे हैं वो सत्ता वापस भी ले सकते हैं। आखिरी में सर, एक बोला जाता है कि 35 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके जर्नलिज्म का, ब्रांड विनोद दुआ बोला जाता है, एक बेंचमार्क माना जाता है जर्नलिज्म में। तो आप क्या बोलेंगे कि जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया में खास करके उड़ीसा, यहाँ के जर्नलिस्ट लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि एक नेशनल स्पेयर में अपना एक नेशनल बिल्डिंग या जो जर्नलिस्टिक जो एनालिटिकल जो रोल रहना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक अच्छे क्वालिटेटिव लाइफ के लिए क्या चेंज आना चाहिए, या गवर्नेंस लेवल में जो होना चाहिए, इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि किस ढंग का जर्नलिज्म का रुख रहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो,
हर राज्य की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति है। एक रूपता थोपने की कोशिश को बिल्कुल रिजेंट करना, उसको मंजूर नहीं करना। हमें एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए हमें इस देश में, एकता, एक रूपता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो उड़िया सभ्यता है वो वैसी की वैसी उड़िया सभ्यता है, जो पंजाब की सभ्यता है वो पंजाब की रहे, बंगाल की बंगाल वाली रहे, मराठों की जो महाराष्ट्र में है सभ्यता वो वहाँ रहे। तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह की पोशाकें हैं, तरह तरह के खाने हैं। एक रूपता ना हो कि एक सा खाना खाएंगे लोग, एक सी पोशाक पहनेंगे, ऐसे नहीं सोचेंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। इस एक रूपता से जो ख्वाहिश है कुछ लोगों की कि थोपी जाए, उससे लड़ना हर जर्नलिस्ट का फर्ज है। मैं कहूँगा आखिरी में मैं ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि कल सुबह, कल आफ्टरनून में कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल जो है मिस्टिक कलिंगा, इसमें विनोद दुआ जी का एक टॉक है, लिटरेचर इन द टाइम ऑफ दिस इंटॉलरेंट सिनेरियो। तो उसमें आप जरूर आइए और फिर से एक बार उनको हम थैंक यू करते हैं कि विनोद दुआ जी कुछ टाइम दिए, कुछ अपना थॉट्स रखे। थैंक यू वेरी मच सर।